ठीक, बात करते हैं टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ कमीशंस फॉर एमपीपीएससी प्री 2021 एंड 2022। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयोगों के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आप लोग एक काम करें, पहले क्वेश्चन को सुन लें, ठीक, उसके बाद ऑप्शन पढ़ लें, फिर वीडियो को पॉज कर दें और इसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप हल करने की कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। बात करते हैं इसके उत्तर की। इसका उत्तर है भाग 15। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है और इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324 से 329 में की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है भैया, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। ठीक, और इसके साथ उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों आदि को भी इसी पद्धति से हटाया जाता है। और महाभियोग का शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, आपका लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिमंडल? तो भैया इसका आंसर है राष्ट्रपति। आम चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग मतदान तिथियों की घोषणा करता है और यहीं से चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चौथे प्रश्न की। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकार की गई हैं? तो भैया इसका आंसर है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का हो गया है उसे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके उत्तर की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत एफपीएससी यानी फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एफपीएससी यानी फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। बात करते हैं 6वें प्रश्न की। ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। ठीक, बात करते हैं इसके उत्तर की। 1 अक्टूबर 1926 लॉर्ड की अध्यक्षता वाले रॉयल कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के फलस्वरूप यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता वाले पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सही विकल्प चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये रहे आपके ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और नॉर्मली जो अध्यक्ष होता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा ही तय किया जाता है या चुना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद एफपीएससी यानी फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। इसे संवैधानिक दर्जा स्वतंत्रता के बाद दिया गया। ठीक, और यूपीएससी का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये रहे उसके ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, भाग 14 है इसका आंसर। भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक स्टेट पीएससी की शक्तियां, नियुक्तियां और बर्खास्तगी शामिल है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता? ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर, मतलब जो सिविल सेवक होते हैं उनके जो उनके जो ट्रांसफर होते हैं उन पर राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य हैं, कौन से हैं? भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन, ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि मध्य प्रदेश में अभी पॉसिबल कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए भैया घर रहें, सुरक्षित रहें। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के संबंध में सही नहीं है। ये रहे आपके चार ऑप्शंस। तो आप लोग कृपया ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। मैं तो क्या है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी में हूं, तो इसलिए मैं आपके ऑप्शन जो है वो पढ़ नहीं पा रहा हूं। बात करते हैं इसके आंसर की, राष्ट्रपति इन्हें बिना रीति रिवाज के हटा नहीं सकता है। ठीक, बात करते हैं 13वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैग के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या फिर कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है संविधान द्वारा। भारतीय संविधान के तहत स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है कि भैया सार्वजनिक क्षेत्र में क्या चल रहा है, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। ठीक, और सार्वजनिक क्षेत्रों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है कौन? कैग। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के कैग को उसके पद को हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? तो भैया इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। जब कैग अपने पद पर नहीं रहता तो वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने का पात्र नहीं होता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1971 का संशोधन कैग के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। ये रहे आपके चार ऑप्शन। सारे ऑप्शन में बोलूं ये मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, तो इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है 1976। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों में असत्य को चिन्हित करें। 148 में कैग, जो कि बिल्कुल सही बात है। 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियां, सही बात है। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब 152 में अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं है। ठीक, 151 में है आपका अंकेक्षण प्रतिवेदन, मतलब जो अंकेक्षण है उसकी रिपोर्ट का प्रावधान, और अनुच्छेद 152 में राज्य की चर्चा की गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में महालेखा परीक्षक सर्वप्रथम किस वायसराय ने सृजित किया? तो भैया इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह भी हुआ था, जो कि आप लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी मणिकर्णिका, जो कि बहुत शानदार पिक्चर थी। और पहली बार महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश का महालेखाकार किसके अधीन आता है? राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार या फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो भैया इसका आंसर है आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग का एक भाग है। ठीक, यह कार्यालय राज्य शासन के निर्माण, वन विभाग और राज्य व केंद्र की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा हेतु उत्तरदायी है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो भैया इसका आंसर है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और 13 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर नीति आयोग बनाया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक, तो ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके उत्तर की। एमवी माथुर साहब जो हैं उन्होंने बोला था कि भैया जो वित्त आयोग है और जो योजना आयोग है इनको आपस में आप मिला दो। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या फिर क्षेत्रीय परिषदें। तो भैया ये जो तीनों हैं इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा? ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष नहीं रहा। कौन नहीं रहा भैया इनमें से? तो ये है प्रणब मुखर्जी साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो ये रहे 4 ऑप्शन। ठीक, बात करते हैं इसके आंसर की। 6 अगस्त 1952 को। यह एक कार्यकारी निकाय है, ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ठीक, यह पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शन। आपको इसमें पढ़ना है और आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है 2, 3 और 5। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, वह कैबिनेट की बैठकों में सदस्य के रूप में आमंत्रित होता है। ठीक, वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक है, कौन सा है? तो भैया ये है एसडीजी इंडेक्स। ठीक, बात करते हैं इंडेक्स में केरल 70 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी शीर्ष है जो कि 70 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये रहे 4 ऑप्शन। अब बात करते हैं इसके आंसर की। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। ठीक, यह आयोग देश में मानवाधिकार का प्रहरी है कि भैया जो मानव है उनको किस प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं या जिनका शोषण हो रहा है उनको बचाना। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? ठीक, तो ये रहा आपके 4 ऑप्शन और इनका आंसर मैं आपको बताता हूं। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। ठीक, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक, इसे यूएन द्वारा 10 दिसंबर 1948 में अपनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित पर आपको विचार करने हैं। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु के उपरांत जो पहले हो होता है। तो भैया क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे देता हूं। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों? भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति इसमें हो सकती है और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 साल जो पहले हो। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 या फिर धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? ये 4 ऑप्शन है। तो भैया इनका आंसर है सिविल न्यायालय। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई और यह 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र पेरिस सिद्धांत का परिणाम है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया ये रहे आपके चार ऑप्शन। ठीक, अब आंसर की बात करते हैं, तो आंसर इसका न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक, उन्होंने पद धारण किया था 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक, और त्याग पत्र दिया था 24 नवंबर 1996 को। जो फातिमा बीबी हैं वो नौवीं अध्यक्ष थी, और न्यायमूर्ति एस काग ये 10वें अध्यक्ष थे, और न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ये दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य आयोग के सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। ये रहा आपके चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, इनमें से है कोई भी नहीं। आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। कौन? मानवाधिकार आयोग एवं राज्य आयोग सदस्य जो हैं, जो लोक सेवक समझे जाएंगे, वो धारा 21 के तहत समझे जाएंगे, इंडियन पीनल कोड की धारा। बात करते हैं 32वें प्रश्न की, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? 123, 124, 125 या फिर 127? तो भैया इसका आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 123 के तहत आती है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, और अनुच्छेद 213 के तहत आती है आपकी राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति, और यह केवल तभी जारी किए जा सकते हैं जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक, ये भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्य करने पर सक्षम बनाते हैं कि भैया आप तत्काल प्रभाव से विधायी कार्य करें। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 सदस्य, यानी टोटल 5 लोग। महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसकी स्थापना 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को गठित संवैधानिक निकाय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इनमें से किसके माध्यम से संपन्न हुआ? राज्यपाल के आदेश से, और बाकी आपके ऑप्शन ये रहे। तो इसके आंसर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ? तो भैया इसका आंसर है 1998। इसका गठन 23 मार्च 1998 को राज्य सरकार द्वारा किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जिसके द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई किस वर्ष आया? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इनके आंसर की, तो आंसर इसका 2005, दिसंबर 2005 में आए अधिनियम द्वारा 2007 मार्च में इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एनसीपीसीआर द्वारा किस आयु के वर्ग के बच्चों को बाल अधिकार के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई? तो भैया इसका आंसर है 0 से लेके 18 वर्ष के बच्चों को। बालक को 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल किया गया है, जो कि यूएन कन्वेंशन में भी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एनसीपीसीआर अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये रहे भैया चार ऑप्शन। बात करते हैं आंसर की, ये सौंपता है भैया केंद्र सरकार को। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय के प्रभावी मंत्री? तो भैया इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, तो ये होती है भैया अनुशंसनात्मक और अबाध्यकारी। अनुशंसनात्मक कि भैया हम आपसे अनुशंसा करते हैं, और लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है।
कि जो सरकार को काम करने पर मजबूर कर दे, नहीं, सरकार यदि चाहेगी तो इस पर काम करेगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई, किस वर्ष आया? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर है इसका 2007 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शन। तो इसका कार्य नहीं है भैया शैक्षणिक अधिकार दिलाना। ठीक, शैक्षणिक अधिकार के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, संविधान में प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसकी आंसर की। अनुच्छेद 332 में लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? तो ये रहे भैया आपके 4 संविधान संशोधन। बात करते हैं इसके आंसर की। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति व जनजाति के गठन की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं अगले 45वें प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस संशोधन के तहत अस्तित्व में आया? ठीक, ये रहे 4 ऑप्शन। भैया ये जो 4 ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, बात करते हैं 79वें संविधान संशोधन की। आरक्षण की अवधि इसमें बढ़ाई गई, जो कि 25 जून 2010 तक की गई। 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में किया गया, और इसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 89वां संविधान संशोधन ये किया गया 2003 में, जो कि इसका आंसर भी है। 85वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया, इसमें किए गए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? ठीक, ये रहे 4 ऑप्शन, जो कि ये भी 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तो है भैया पहला 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, जो कि 2003 में किया गया। 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 52वां संविधान संशोधन ये किया गया 1985 में, जिसमें आया था दल बदल कानून। 79वां संविधान संशोधन, इसमें आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई, जो किया था 1999 में। बात करते हैं 47वें प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस स्थान पर स्थित नहीं है? ठीक, रायपुर, भोपाल, शिलोंग या फिर पटना? तो भैया रायपुर में है, भोपाल में है, शिलोंग में है, लेकिन बिहार की जो राजधानी है पटना, उसमें नहीं है। ठीक, और भी अन्य स्थानों पर है, जैसे जयपुर है, उड़ीसा है, रांची में भी स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ये रहे भैया 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया इसका आंसर है 2003। यह संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। बात करते हैं 49वें प्रश्न की। अनुसूचित जनजाति आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति नहीं प्राप्त है? सिविल न्यायालय, व्यक्ति को समन जारी करना, दस्तावेज प्रस्तुत करना, या फिर दंडात्मक कार्यवाही करना? तो भैया इसका आंसर है दंडात्मक कार्यवाही करना, कि भैया आप किसी को समन जारी कर सकते हैं, सिविल न्यायालय के काम आप कर सकते हैं, दस्तावेज आप प्रस्तुत करवा सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते आप किसी को। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? ये मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है। क्या सूरज भान है, क्या हर्ष चौहान है, PN पुनिया है, या फिर के राघुलू है? तो भैया इसका आंसर है हर्ष चौहान। और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि 3 साल के लिए की जाती है।
ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सही सुमेलित कीजिए, वो मैंने मुरमेलित लिख दिया है गलती से। बात करते हैं तो सही सुमेलित कीजिए। तो भैया इसका आंसर सीधा बता देता हूं, ये तो ऑप्शन है। पहले का तीसरा, अनुच्छेद 330 लोकसभा में एसटी और एससी के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक, बी का चौथा, मतलब अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 ए, जो कि सी का दूसरा है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। और अनुच्छेद 333, जो कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत किसकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? काका कालेकर, बीपी मंडल, मोरारजी देसाई या फिर वीपी सिंह? तो भैया इसका आंसर है काका कालेकर। ठीक, यह 1953 में गठित किया गया था और यह पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? 1953, 67, 77 या फिर 90? तो भैया इसका आंसर है 1977। केंद्र सरकार ने 1977 में अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन किया और इसके अध्यक्ष बीपी मंडल साहब थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंडल आयोग की सिफारिश इनमें से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, तो भैया इसका आंसर है वीपी सिंह। ठीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह। मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया, रिपोर्ट 1980 में दी गई व लागू वीपी सिंह द्वारा 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा वीपी सिंह द्वारा की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है क्या? किसमें किया गया है, अगर किया गया है तो, या फिर नहीं किया गया? तो भैया इसका आंसर है परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, उससे हो सकता है संविधान निर्माताओं को ये लगा हो कि इससे किसी की डिग्निटी हर्ट हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने इसको परिभाषित नहीं किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस आयोग ने सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की अनुशंसा की थी? काका कालेकर, सरकारी आयोग, बीपी मंडल या फिर मदन मोहन पुंछी? तो भैया इसका आंसर है बीपी मंडल आयोग। इस आयोग का गठन 20 दिसंबर 1978 में मोरारजी की सरकार में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी, जो कि उस टाइम पे गृह मंत्री थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया? ये रहे चार ऑप्शन। तो भैया इसका आंसर है 123वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, वर्ष 2017 में जो कि पेश किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसका आंसर पहले ही आ चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला 123वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत हुआ? तो इसका आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आंसर 2017। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति से सहमति मिली। ठीक, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनसीबीसी का नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता या फिर संसदीय कार्य मंत्रालय? तो भैया इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। यह 14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1990, 92, 93 या फिर 94? तो भैया इसका आंसर है 1993। इसका गठन 13 मार्च 1993 को किया गया था। ठीक, बात करते हैं 61वें प्रश्न की। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? क्या हीरालाल वर्मा थे? नहीं भैया, ये थे द्वितीय आयोग के अध्यक्ष। कौन? हीरालाल वर्मा। सरदार सिंह डंग्स, ये थे सदस्य सचिव प्रथम
मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के। ठीक, और तीसरा बाबूलाल कुशवाहा, ये थे भैया 5वें अध्यक्ष। ठीक, बात करते हैं पहले अध्यक्ष की, जो थे बसंत राव उइके। ठीक, जो कि 1993 से 1996 तक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? क्या जेपी धनोपिया हैं, क्या बाबूलाल कुशवाहा हैं, या फिर राधेलाल बघेल हैं, या फिर सरदार सिंह डंग्स हैं? तो भैया इसका आंसर है राधेलाल बघेल। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है, मतलब वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, 3 वर्ष के लिए चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो चुने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने इनमें से किस पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान लिया? मतलब कोई पहले से अधिनियम होगा उसका स्थान ये सूचना का अधिकार नियम 2005 ने लिया, वो अधिकार कौन सा था? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, तो भैया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का स्थान इसने लिया। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। ठीक, और 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, CIC के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त कितने वर्षों के लिए पद ग्रहण करते हैं? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व में सूचना के अधिकार को कानून बनाने का श्रेय किस देश को जाता है? कि भैया सबसे पहले जो सूचना का अधिकार है वो किस देश में लागू हुआ? नॉर्वे, USA, UK या फिर स्वीडन? तो भैया इसका आंसर है स्वीडन। विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार 1766 में स्वीडन में लागू किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक प्रावधान नहीं किया गया? ठीक, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की, किसी भी प्रकार की सूचनाओं तक असीमित पहुंच। कि भैया हर प्रकार की सूचना आपको नहीं दी जाएगी, ठीक, जिससे सरकार को ये लगे कि भैया इससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आ सकती है या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, उस वजह से आपको सूचना वो चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्रीय सूचना आयोग उक्त मंत्रालय से संबंधित है, मतलब किस मंत्रालय से संबंधित है? ये रहे 4 मंत्रालय, 4 आपके ऑप्शन। बात करते हैं इसके उत्तर की, तो भैया इसका उत्तर है कार्मिक मंत्रालय। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो भैया इसका आंसर है 2005। सूचना का अधिकार 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 70वें प्रश्न की, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। तो भैया इसका आंसर है AK शुक्ला। 30 मार्च 2019 से अब तक हैं। कौन? AK शुक्ला साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन इनमें से किस पद्धति से हुआ है, किस रीति से हुआ है? तो ये रहे भैया 4 ऑप्शन। आप लोग क्या करें कि ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। मैं क्या है रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, तो भैया मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 4 ऑप्शन पढ़ के बताऊं। ठीक, बात करते हैं इसके आंसर की, तो भैया इसका आंसर है केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की, 1964 में। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों की अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। बात करते हैं अगले प्रश्न की,
केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर बना? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। संस्थानम समिति। इस आयोग के गठन की सिफारिश संस्थानम समिति द्वारा 1962-64 में की गई थी। इसे भ्रष्टाचार रोकने संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात करते हैं 75वें प्रश्न की। CVC को संवैधानिक दर्जा इनमें से किस तरीके से प्राप्त हुआ? तो ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। संसदीय अधिनियम के द्वारा इसे 2003 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। CVC को किस वर्ष भ्रष्टाचार की शिकायतों को स्वीकार करने के लिए नामित एजेंसी का दर्जा प्रदान किया गया केंद्र सरकार द्वारा? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर है इसका अप्रैल 2004 में जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर की सुरक्षा पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार निरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं CVC की, तो भैया इसका आंसर भी होगा CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा दर्जा प्राप्त है, कौन सा? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो भैया सांवैधिक दर्जा इसको प्राप्त है और ये दर्जा इसे 2003 में प्रदान किया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। CVC में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक, ये बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 CVC सदस्य होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या मैं वहां लिखना भूल गया हूं? सही नहीं है। ठीक, तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं जबकि नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? जो पुनर्नियुक्ति होती है ना, तो उनके पात्र जो CVC के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, ये पात्र नहीं होते हैं, लेकिन इसमें लिखा था कि पात्र होते हैं। बात करते हैं 81वें प्रश्न की। CVC सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के मौके पर यह मनाया जाता है? तो भैया ये मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्म दिवस वाले सप्ताह को। ठीक, और इसका आयोजन 2020 में 27/10/2020 को और 2/11/2020 तक किया गया। ठीक, इसका संदेश सतर्क भारत और समृद्ध भारत था 2020 का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। CVC के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया इसके प्रथम आयुक्त रहे हैं NS राव साहब। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। CVC के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो भैया इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय कोठारी साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पारित होने के बाद मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया ये थे P शंकर साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है भैया 2010। यह एक विशिष्ट निकाय है जो अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस एक स्थान पर नहीं है? क्या भोपाल में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, या फिर हैदराबाद में नहीं है? तो भैया इसका आंसर है हैदराबाद। और इसकी सर्किट पीठें, मतलब इसकी जो पीठ है, इसकी जो शाखाएं हैं, वो शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि में भी है। ठीक, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि में इसकी पीठें हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? 17, 18, 19 या फिर 20? तो भैया इसका आंसर है 20। एनजीटी की धारा 4 में इनके सदस्यों का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनजीटी क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट, केंद्र की एक संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि ये जो ग्रीनरी से संबंधित पूरे मामलों को बहुत जल्दी निपटाने का काम करता है, मतलब जो पेड़ पौधों से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 89वें प्रश्न की। इनमें से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष है? ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। आदर्श कुमार गोयल, A.K. गोयल, यह एक भारतीय न्यायाधीश हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो ये अपना इस्तीफा सौंपते हैं भैया केंद्र सरकार को। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर चुनाव आयोग? तो भैया इसका आंसर है योजना आयोग। ठीक, अनुच्छेद 315 से 323 तक है संघ लोक सेवा आयोग, जिसके वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना साहब हैं। वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गई है और वर्तमान वित्त जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर YV रेड्डी, जो कि 14वें अध्यक्ष हैं। बात करते हैं चुनाव आयोग की। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 324 से 329 तक की गई है और वर्तमान में इसके जो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य, वो हैं सुनील अरोड़ा साहब, जो कि 23वें चुनाव आयुक्त हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो भैया ये हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि उसमें बताया गया है कि भैया जो योजना आयोग है चाहे नीति आयोग है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, और भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भैया ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर है इसका गुलजारी लाल नंदा। नंदा साहब 1950 से 1951, 1952 से 1953 और 1960 से 1963 में इसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। योजना आयोग की समाप्ति के समय इसका उपाध्यक्ष इनमें से कौन था? ठीक, ये रहे भैया 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो मोंटेक सिंह, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया? तो ये रहे भैया आपके 4 ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर है इसका 2007। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया तथा 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदल दिया गया। बदलकर क्या किया गया? राज्य योजना आयोग कर दिया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर एक नवीन संस्था की स्थापना की घोषणा इनमें से किस तिथि को की थी? तो भैया इसका ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। इसका आंसर है 15 अगस्त 2014। योजना आयोग का प्रमुख कार्य भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस निकाय को या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है?
क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख नहीं है? क्या योजना आयोग का उल्लेख नहीं है? क्या क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है? क्या वित्त आयोग का उल्लेख नहीं है? तो भैया वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में। ठीक, ये जो 1, 2 और 3 नंबर की ये जो संस्थाएं हैं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो भैया इसका आंसर है 5 होते हैं। ठीक, वित्त आयोग को 22 नवंबर 1951 में राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर गठित किया गया। इसके पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी साहब थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष उपरोक्त में से कौन थे? क्या के संस्थानम थे, ए के चंदा थे, के.सी. नियोगी थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे? तो भैया जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो भैया इसका आंसर है के.सी. नियोगी। वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गई है। इसे गठित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, मैं लिखना भूल गया हूं, नहीं है। आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, या फिर सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, या फिर व्यापार कर का विभाजन? तो भैया इसका आंसर है सहायता अनुदान निर्धारण। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या आवश्यकता पड़ने पर उसके पहले भी किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 में 22 नवंबर को हुई थी। तो भैया आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें ना करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।